हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 अगस्त 2021 के। तो आपके 3 दिन के करंट अफेयर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आपको सुबह होते ही वो करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो कल से जो है मतलब आपको जो करंट अफेयर है वो बहुत ही जल्दी हिंदी माध्यम के बच्चों को भी और इंग्लिश माध्यम के बच्चों को भी, दोनों को सुबह करंट अफेयर जो है वो मिल जाया करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसके बाद 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस करंट अफेयर को हम किस तरह से कवर करेंगे, आपको डेली सेक्शन मिलेगा, 3 करंट अफेयर्स होंगे उसमें, मतलब 3 तरह के डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे और एक क्विज भी होगा, जिससे आप अपने आप को जान सकते हो और ये एप्लीकेशन के ऊपर आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें 3 तरह की चीजें होंगी, डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा फिर से, जो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 तरह की पीडीएफ मिलेगी, डिटेल करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, पूरे महीने का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको 2 लाइन या 3 लाइन में करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ आपको हम जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 3 तरह की अलग से चीजें प्रोवाइड करेंगे, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, क्विज भी होगा जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे जो है वो अटेम्प्ट करोगे। आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें आप जो है वो जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो एक ही पीडीएफ से कवर कर सकते हो। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। खासियत क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से बना सकता है। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें 20 अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। इसकी खासियत क्या है कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसमें खास बात क्या है कि ये स्टेट करंट अफेयर्स हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कवर कर रहे हैं। तो आपने कोई अलग अलग चीजें बाय नहीं करनी इसके अंदर, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और इसी के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और आप जो है वो क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है, एक बार आप चेक जरूर करें मेरे कहने से, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर, और इसी के साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यार, ये काम जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, और पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। 75th इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था? तो आप सबको पता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे इस बार सेलिब्रेट किया गया, अमृत महोत्सव आप कह सकते हो सेलिब्रेट किया हमने, और 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी सब बच्चों को पता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसका जो थीम है वो क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और आपको पता है कि 15 अगस्त को ब्रिटिश नेशंस माउंटबेटन प्लान की तरफ से इंडिया जो है वो आजाद किया गया, और थीम क्या रखा है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है वो हमारा जो फ्लैग है वो कौन लहराता है, वो प्राइम मिनिस्टर लहराते हैं ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे, और अगर रिपब्लिक डे है तो प्रेसिडेंट लहराते हैं। तो मतलब यहाँ पे किसने लहराया होगा, प्राइम मिनिस्टर ने। और कहाँ से लहराते हैं, रेड फोर्ट से, याद रखना है कहाँ से लहराते हैं, रेड फोर्ट से। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये तो नॉलेज है ही है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो थीम क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी रिलीज की थी। एग्जामिनर आपको उस वेबसाइट का जो है वो पूछ सकता है कि क्या उसका जो है वो यूआरएल है। तो इंडियन बेसिकली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन IDC 2021 mod.gov.in। तो इसको थोड़ा सा आपने एक बार पढ़ लेना ताकि बाय चांस क्वेश्चन पूछ लें आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट कौन सी है तो याद रखोगे। और रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो पेश किए हैं, और भी कई तरह के अवार्ड्स पेश किए हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस को, पैरामिलिट्री पर्सोनल को दिए गए हैं 75th इंडिपेंडेंस डे में। जिसमें आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 2 अवार्ड हैं दोस्तों, अशोक चक्कर और कीर्ति चक्कर, क्योंकि ये सिर्फ एक एक बंदे को ही मिला है, इसलिए एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन भी हमने उसी तरह से फ्रेम किया है कि किसको जो है वो अशोक चक्कर दिया गया है,
इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये मरने के बाद दिया गया दोस्तों, पोस्थमसली दिया गया है, याद रखना है, मरने के उपरांत दिया गया है। और ये कौन है दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, बाबू राम जी। कहां से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से बिलोंग करते थे और इनको ये अशोक चक्कर जो है वो दिया गया है, इसलिए आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्कर हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, कहां से, जम्मू कश्मीर पुलिस से। और दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कीर्ति चक्कर किसको दिया गया है, अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ये आप कह सकते हो कांस्टेबल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर, इनको भी मरण उपरांत ये जो है वो दिया गया है, मतलब इनकी भी डेथ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और कीर्ति चक्कर दोस्तों दूसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। जो आप अगले दो नाम देख रहे हो, दीपक मोहनन और उत्तर कुमार, इनको दोस्तों वायु सेना मेडल दिया गया है, याद रखना है कौन सा, वायु सेना मेडल गैलेंट्री के अंदर दीपक मोहनन, मतलब स्क्वाडन दीपक मोहनन और उत्तर कमर विंग कमांडर उत्तर कुमार को। ये सारे के सारे याद रखोगे, आप देख सकते हो। बाबू राम जी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर एएसआई के पद पे तैनात थे, लेकिन इनका देहांत हो गया तो इनको मरण उपरांत जो है वो ये अशोक चक्कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन भट्ट को जो है वो कीर्ति चक्कर दिया गया, जो कि कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस में थे। स्क्वाडन लीडर दीपक मोहनन और विंग कमांडर उत्तर कुमार को जो है वो क्या दिया गया है, वायु सेना मेडल दिया गया है। और दोस्तों याद रखना है, 6 जो है वो 6 शौर्य चक्कर, 6 शौर्य चक्कर जो है वो तीसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पहला कौन है, अशोक चक्कर, दूसरा कौन है, कीर्ति चक्कर, तीसरा कौन सा, शौर्य चक्कर। 6 शौर्य चक्कर जो है वो किसको मिले हैं, आर्मी को मिले हैं। और एक शौर्य चक्कर जो है वो नेवी को भी दिया गया है, नेवी के कैप्टन हैं जिनका नाम क्या है, सचिन सुक्वेरिया, उनको जो है वो ये दिया गया। तो एक ही दिया गया तो इसलिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैंने करवाया है आपको वो नाम तो याद रहने ही चाहिए, खास करके कीर्ति चक्कर किसको मिला है, खास करके अशोक चक्कर किसको मिला है, और शौर्य चक्कर जो है वो नेवी के अंदर किस कैप्टन को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर यहां से बढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट, इंडिया की पहली और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप, मतलब जो पशु हैं उनके ऊपर जो है वो एक चिप लग जाएगी और वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप है और इंडिया की पहली है। और इसका नाम क्या है, इंडी गऊ, गऊ का मतलब तो पता है काऊ, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। तो आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह जी जो उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इवन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं अर्थ साइंसेज के। तो उन्होंने ये इंडी गऊ को रिलीज किया है, जो कि कंट्री की पहली कैटल जीनोमिक चिप है, जो कि इंडिजीनियस ब्रीड्स को कंजर्व करने में हेल्प करेगी। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग ब्रीड्स को कंजर्व करेगी, प्योर वैरायटीज के बारे में बताएगी जो इंडिजीनियस कैटल्स हैं, इंडिया की ही हैं। लाइक आप कह सकते हो गिर है, कंकरेज है, साहीवाल है, अंगोल है, इनके बारे में हमें जो है वो और भी इंफॉर्मेशन देगी। और ये चिप जो है वो प्योरली इंडियन बेस्ड जो है वो तैयार की गई है, इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जो है वो भी पूरा कर रहा है ये। और चिप को डेवलप किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ये याद रख सकते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट और कहाँ पे स्थित है। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बेसिकली। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, उधमपुर, उधमपुर कहाँ पे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, नीरज चोपड़ा का रैंक जो है वो क्या है, जो रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स मेन जेवलिन थ्रो रैंकिंग के अंदर जो है 2021 की लिस्ट जारी की गई, उसमें नीरज चोपड़ा का रैंक बताना है आपने क्या था। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले उनका रैंक जो वो 16th था, पूरे वर्ल्ड की जो जेवलिन थ्रो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट के अंदर उनका रैंक 16th रैंक था। लेकिन जैसे ही गोल्ड मेडल उन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, उनका रैंक जो है वो उछल के कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड स्थान पे आ चुका है दोस्तों। नीरज चोपड़ा जी अब पूरे वर्ल्ड के दूसरे नंबर के जेवलिन थ्रोअर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, सेकंड रैंक है इनका। तो आप देख सकते हो सेकंड स्पॉट वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग के अंदर उनको मिला है। और ये जो है वो गोल्ड मेडल जीता था, सबको पता है ये तो। और वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर हैं जेवलिन थ्रो के वो हैं जोहेनस वेटर, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी के, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर हैं। नाम अगर याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये रैंकिंग जो है वो कौन जारी करता है दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स जारी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1912 में किया गया था। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, सेबेस्टियन कोए। तो अगर याद रह जाता है तो ठीक है, फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेबेस्टियन को या कोए। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मोनाको, ये याद रख सकते हो आप। और दोस्तों
नीरज चोपड़ा हमेशा हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़नी, मैं दोबारा दोबारा आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्ट प्लेस उनका पानीपत है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और याद रखना है कि इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इंडिया की तरफ से, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ये पहला गोल्ड है। अदरवाइज इंडिया का ओवरऑल ये दूसरा गोल्ड है ओलंपिक्स के अंदर। सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड जीता है इन्होंने, क्योंकि पहला गोल्ड जो है वो अभिनव बिंद्रा जी लेके आए थे 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, उन्होंने जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। ये दूसरा गोल्ड है जो इंडिया ने जीता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और इवन जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो फेंका था वो कितने डिस्टेंस पे फेंका था ये भी पूछेगा। तो एग्जैक्ट याद रखना है दोस्तों, ये 87.58 मीटर बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल आगे भी 8 है पीछे भी 8 है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 7 और 5 है बीच में, बस इतना ही याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट लॉन्च द ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव अक्रॉस द स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2021। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें ई क्रॉप सर्वे होगा, जिसमें जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरह से कौन सी फसल को आप कर सकते हो। और ये 15 अगस्त से लागू किया गया है स्टेट में, और ये स्टेट है दोस्तों महाराष्ट्र। मतलब इसको लॉन्च किसने किया होगा? उद्धव ठाकरे जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव, यही आपके लिए कीवर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन होगी जो ई क्रॉप सर्वे करेगी। और इससे क्या होगा, जो किसानों की डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, सरकार उसको दूर करेगी। जो भी फसल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो उनको बताई जाएगी। कोई भी इनकन्वीनियंस उसको नहीं आने देंगे इस ई क्रॉप सर्वे के थ्रू। मतलब इसमें किसान अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, सरकार दूर करेगी, तो उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उनकी कौन सी फसल, कौन सी मिट्टी, कौन से फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो एक 7/12 जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कि लैंड रजिस्टर के लिए जरूरी होता है, तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अपने मोबाइल फोन से इस एप्लीकेशन के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो सिंपल है यार, फार्मर्स को इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर होना होगा, लेकिन रजिस्टर कैसे होना उसके लिए भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस डिजिटल सिस्टम के थ्रू जो है वो किसानों को सपोर्ट किया जाएगा। इवन किसानों को जो कंपनसेशन भी सरकार देती है, लाइक ज़्यादा बारिश हो गई है ना, कम बारिश हो गई, नहीं फसल हो पाई, तो उस टाइम पे जो कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही दिया जाएगा। तो मतलब ये तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और महाराष्ट्र के बारे में याद रखेंगे, सीएम तो उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर आपको पता है भगत सिंह किशोरी जी हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा तदोबा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिल जाएगा गूगामल नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको संजय गांधी भी मिल जाएगा दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who won स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट 2021? तो एक कीवर्ड तो आपके सामने आ गया, इंपॉर्टेंट क्या है? स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट, जो कि चेस से रिलेटेड है। और याद रखना है ये जगह कहाँ पे है, इटली के अंदर है। और ये टूर्नामेंट दोस्तों जीता है रौनक सदवानी ने। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। मतलब कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? फिर से हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। तो नाम याद रखना है, रौनक सदवानी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका चेहरा, रौनक सदवानी मात्र 15 साल के हैं। और इंडिया की तरफ से इन्होंने स्पिलबर्ग या स्पिलबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट जो है वो जीता है। तो आप देख सकते हो ये 65th ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर वो सबसे बड़ा टाइटल है चेस के अंदर, चेस टूर्नामेंट के अंदर। तो रिसेंटली हमने क्वेश्चन कवर किया था 1-2 दिन पहले कि 69th ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन है जो रिसेंटली बना है, तो वो हर्षित राजा हैं। ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 65th ग्रैंड मास्टर थे इन्होंने, अब ये चैंपियनशिप जीत ली है स्पिलबर्गो। इन्होंने एक प्लेयर थे हंगरी के एडम गोजक, उनके साथ ड्रॉ खेला है। और मतलब पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये बहुत ही अच्छा खेले हैं, क्योंकि सदवानी जो हैं इन्होंने टोटल 9 गेम्स खेली और 9 गेम्स में जो हैं वो 5 ये जीते हैं और 4 को इन्होंने ड्रॉ किया था। मतलब कोई भी गेम हारे नहीं है इसके अंदर। और वुमेन टीम से अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंट कर रही थी आर वैशाली, और ये इन फिनिश किया इन्होंने 14th नंबर पे। मतलब 6 पॉइंट्स इनके थे और 14th नंबर पे इन्होंने प्लेस किया। मतलब आप कह सकते हो वुमेन कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट प्ले किया है वो किसने किया? आर वैशाली ने। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि आर वैशाली किस गेम से संबंधित है, तो आपने याद रखना है चेस से संबंधित है। और 15 साल के ये जीएम जो ग्रैंड मास्टर रौनक सदवानी हैं, इन्होंने रिसेंटली सेंट विटर जैक्वस लेमस ओपन 2021 भी जीता। आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, तो यार इसमें याद रखना है लेमंस या लेमंस ओपन 2021, जो कि चेस का ही एक टूर्नामेंट है। ये भी जो है वो रौनक सदवानी ने जीता है, जो कि मात्र 15 साल के हैं। तो आप सोच सकते हो 15 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और दोस्तों याद रखना है चेस के अंदर ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो बेसिकली थोड़े से यंग ही होते हैं ज़्यादातर, मतलब छोटी उम्र में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो संजय कपूर जी हैं।
1951 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक जो है वो रिलीज की गई है दोस्तों, नाम क्या है? द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। एक हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया कि किस तरह से हिंदूज जो हैं वो आगे बढ़े, किस तरह से मुस्लिम्स की इन्वेजन हुई, क्रिश्चियनिटी आई, फिर भी हिंदू सिविलाइजेशन चलती रही। तो ये बुक किसने लिखी है? तो नाम याद रखना है दोस्तों, पवन कुमार वर्मा। बहुत ही फेमस आप कह सकते हो पर्सनैलिटी रह चुके हैं, क्योंकि ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर रह चुके हैं पहले, और आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, राज्यसभा के भी ये मेंबर रह चुके हैं 2014 से लेके 16 तक। तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, पवन कुमार वर्मा जी। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, पवन कुमार वर्मा, और नटराज का यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे एक लोगो लगा हुआ है, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निग्लेक्ट बायस एंड द वे फॉरवर्ड। ये बुक का मतलब पूरा नाम है। आप सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन याद रखें। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से हिंदू सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, किस तरह से आजकल हिंदुत्व को खतरा है या किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बुक ने बहुत से क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो व्याख्या की है, जो कि हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में है, हिंदू वर्ल्ड के बारे में है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो वंश है वो बदलते रहे, हिंदू से रिलेटेड लीडरशिप्स बदलती रही ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर भी, या फिर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पीरियड पे हिंदुत्व को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, लाइक फिलोसफिकल बेसिस पे भी, लाइक रामायणा, कल्चरल बेसिस पे भी, सोशल बेसिस पे, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, या हिंदू सिविलाइजेशन किस तरह से इमर्ज हुआ है, हर तरह से वो इसके अंदर बताया हुआ है। और इसके अंदर स्पेशली बताया हुआ है कि इस्लाम का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ा जब ये आया, और ब्रिटिशर्स जब आए तब क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब क्रिश्चियनिटी जब आई उस तरफ क्या इफेक्ट पड़ा। तो बहुत सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ हिंदुत्व के बारे में, तो याद रखना है ताकि आपको ये बुक याद रह जाए, इसलिए मैं मतलब इतनी चीजें आपको बता देता हूँ। और पवन के वर्मा जी जो कि आईएफएस हैं 1976 बैच के, और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके हैं 2014 से 16, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो बाकी जो नाम देख रहे हो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आप यहाँ पे सबसे पहला नाम देख रहे हो अशोक पंगारिया जी। अशोक पंगारिया जी आप कह सकते हो कि लाइक अरविंद पंगारिया जी के ब्रदर हैं, जो कि पहले सीईओ या आप कह सकते हो डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। तो इन्होंने एक बुक लिखी है मॉन्क इन ए मक, मॉन्क इन ए मक, मक मतलब मर्सिडीज। तो मतलब सारी चीजें होते हुए भी ये लाइफ इन्होंने बहुत ही सादा जी है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया मॉन्क इन ए मक। विनोद कपरी, बहुत ही फेमस हुई है बुक इनकी, 1232 किलोमीटर, मतलब जो लॉकडाउन के दौरान माइग्रेशन हुई वर्कर्स की, इधर से उधर गए तो कैसे उनकी जर्नी रही उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। बीना बुदकी जी, इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर खास करके बुक लिखी हुई है, और बुक का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक। तो मतलब बहुत ही सुंदर सा नाम, कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक, तो याद रख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने जो हो पेट्रॉयड डे जो है वो यहाँ पे मनाया है, कौन सी डेट को? 13 अगस्त को। तो मतलब 13 अगस्त याद रखना है, पेट्रॉयड डे जो है वो उन्होंने मनाया है, मतलब जो भावना है आप कह सकते हो देश के प्रति या स्टेट के प्रति, वो दिन जो है वो हमने सेलिब्रेट किया है उस स्टेट के अंदर, और वो स्टेट कौन सी है? मणिपुर। और आपने याद रखना है कि मणिपुर में ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 13 अगस्त 1891 को जो है वो वहाँ पे जो है वो एंग्लो मणिपुर वॉर जो है वो हुई थी 1891 के अंदर। और इसके अंदर जो उनके आप कह सकते हो क्राउन प्रिंस थे, मतलब जो उनके राजा थे वीर तिकेंद्र जीत, और वीर तिकेंद्र जीत जी के जो आर्मी के हेड थे जनरल थंगल जी, उनको पब्लिकली जो है वो हैंग कर दिया गया था, मतलब उनको फांसी दे दी गई थी लोगों के सामने। और इवन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, एक इनके राजा थे मणिपुर के कुलचंद्र, तो नाम याद रख सकते हो अगर मणिपुर से बिलोंग करते हो, मेरे ख्याल से पता भी होगा, कुलचंद्र जो कि किंग थे मणिपुर के, और उनके साथ 21 और फ्रीडम फाइटर्स को जो वो काला पानी की सजा दे दी गई थी, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो मतलब इसीलिए 13 अगस्त को जो है वो क्या मनाया जाता है? देशभक्ति दिन जो है वो मनाया जाता है, पेट्रोटिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जिन लोगों ने अपने सेक्रीफाइसेस किए, लोगों की भावना, और आप कह सकते हो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो लड़े, उनको याद जो है वो किया जाता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो पेट्रॉइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के अंदर, और 1891 में जो है वो एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी। और इसी अवसर पे गंगा प्रसाद जो कि एडिशनल चार्ज रिसेंटली दिया गया गवर्नर ऑफ मणिपुर का, तो उन्होंने एक वीर तिकेंद्रजीत पार्क जो है वो उसका उद्घाटन भी किया है, क्योंकि वीर तिकेंद्रजीत जी को पब्लिकली जो है वो हैंग किया गया था। और इवन स्टेट कैबिनेट ने मणिपुर की ये भी डिसाइड किया कि हम एक नया स्टेट सॉन्ग जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सना लेबक मणिपुर। तो ये याद रखोगे, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, जो मणिपुर के स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं इसको, सना लेबक। तो ये स्टेट सॉन्ग बनाया गया है मणिपुर का, ये भी आपने याद रखना है। और ये रिसेंट न्यूज़ है दोस्तों, अगस्त में ही इसको अडॉप्ट किया गया है।
और मणिपुर के बारे में याद रखोगे, गवर्नर तो मैं बता चुका हूँ गंगा प्रसाद जी हैं। चीफ मिनिस्टर याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ के कौन है, एन बीरेन सिंह, याद रखना है एन बीरेन सिंह। और यहाँ पे आपको दो नेशनल पार्क्स मिलेंगे दोस्तों, सिरोही नेशनल पार्क और एक कौन सा मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैबुल लेमजाओ, याद रखना है कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। ये पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेटरन गुज्जर, मतलब बहुत ही फेमस गुज्जर लीडर और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है उनको, नाम है मियां बशीर अहमद, उनका देहांत हो गया है। तो वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते थे? तो देखो यार यहाँ पे क्या लिखो, गुज्जर, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो फेमस कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। इन्होंने गुज्जर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं और इनको पद्म भूषण से भी सरकार ने सम्मानित किया, इसीलिए कि उन्होंने गुज्जर बकरवाल के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं। और इनका रिसेंटली देहांत हुआ है, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे जो है वो स्टेट पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर। इवन जो मतलब आप कह सकते हो फॉर्मर मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हैं जिनका नाम है मियां अल्ताफ अहमद, याद रखोगे मियां अल्ताफ अहमद, ये उनके जो हैं फादर भी हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो अगर आप मतलब जम्मू कश्मीर से स्पेशली बिलोंग करते हो। और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं दोस्तों कैबिनेट के अंदर जम्मू कश्मीर की, जब प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। मैं प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि 1965 तक जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर वर्ड ही यूज होता था, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर वर्ड जो है 1965 के बाद यूज होना स्टार्ट हुआ है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब थे चीफ मिनिस्टर कह सकते हो, तब जो है वो ये क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और 2008 में इनको जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो इनका, गुज्जर लीडर पद्म भूषण अवार्डी मियां बशीर अहमद जी का देहांत हो गया है। तो सिर्फ नाम, स्टेट और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये याद रखना है। नेम जो है वो उस ब्रांड का क्या है, रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च किया गया, उसका नाम आपने बताना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं खास करके, उनके प्रोडक्ट्स को आगे मार्केटिंग की जा सके। एक ही ब्रांड जो है वो बनाया गया है और इससे क्या होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वुमेन उसमें काम करती हैं, अगर वो उस ब्रांड के अंदर चीज़ें बना रही हैं तो उसको प्रमोट करेंगे तो उनको इनकम बढ़ेगी, तो उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। तो नाम क्या है उस ब्रांड का, सोन चिरैया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोन चिरैया, तो हाथ से बनाने वाले या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्ट्स बना रही है उनकी मार्केटिंग करेंगे ये। इससे क्या होगा, वुमेन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी और उनको फाइनेंशियली भी जो है वो क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और ये कौन सी स्कीम के अंदर आता है, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दोस्तों देखो, एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता है, ये अर्बन लेवल पे, एक रूरल लेवल पे भी होता है। जो रूरल लेवल पे होता है उसका नाम क्या है, ग्रामीण कौशल्या योजना, याद रखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्रामीण कौशल्या योजना। बहुत ही कम बच्चों को पता है कौशल्या योजना। और ग्रामीण कौशल्या योजना जो है वो सेम ही है दीनदयाल अन्त्योदय योजना, ये लेकिन रूरल लोगों के लिए, और इसको रूरल मिनिस्ट्री जो है वो चलाती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो चलाती है। लेकिन जो अर्बन योजना है इसको कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये डिफरेंस है दोस्तों दोनों स्कीम्स में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 75:25 रेशो होगा, मतलब 75 सेंटर की तरफ से, 25 स्टेट की तरफ से। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या कोई स्पेशली आप कह सकते हो कैटेगरी स्टेट है तो उसको 90:10 में, मतलब 90 सेंटर्स और 10 जो है वो स्टेट इसमें प्रोवाइड करेगा। और इसका मेन काम यही है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो याद रखना है जो भी चीजें मैंने बताई हैं, ब्रांड नेम जो है वो इससे आपने याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी जी, याद रखोगे। राज्यसभा के मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी यूटी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या, प्रूफ एप्लीकेशन टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ताकि यार लोगों को पता लग जाए कि कितना प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है जो सरकार ने स्टार्ट किया था, कितना रह चुका है, क्या काम चल रहा है, वो ये भी पता लग जाएगा। क्योंकि प्रूफ का मतलब क्या है, फोटोग्राफिक, क्या है, फोटोग्राफिक, मतलब फोटोज अपलोड होंगे इसमें, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और ये भी किसने लॉन्च किया, जम्मू एंड कश्मीर ने। दोस्तों डी आंसर होगा, आप देख सकते हो मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने प्रूफ एप्लीकेशन जिसका नाम है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, इसको लॉन्च किया ताकि आप जो है वो देख सको कि कितना काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। इसमें देखा जाएगा कि जो भी काम दिए गए हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को, कि उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, लोगों का विश्वास भी जागेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या होगा, पिक्चर्स को अपलोड किया जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, काम की जितना भी हो चुका है, और उसको जियो टैग कर दिया जाएगा, मतलब उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो बता दिया जाएगा कि कहाँ पे ये लोकेशन है।
इवन इसमें लोग जो है वो कमेंट भी करेंगे कि कहीं ये गलत पिक्चर्स तो नहीं अपलोड कर रहे, नीचे कमेंट करेंगे जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे, तो उसको भी शो किया जाएगा। मतलब एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो बन जाएगा। तो इसको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया दोस्तों प्रूफ एप्लीकेशन। नाम भी जो है वो प्रूफ है कि आपको प्रूफ दे रहे हैं कि इतना काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा जी, नेशनल पार्क याद रखोगे दोस्तों, डाची नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक इन्वेस्टर समिट को एड्रेस किया गुजरात के अंदर, और उसके अंदर एक नई स्कीम लॉन्च की, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। मतलब अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है उसको स्क्रैप करो यार, मतलब वो खराब हो चुका है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसको स्क्रैप कर दो। तो वो एक पॉलिसी स्टार्ट की, इसमें 10,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार इन्वेस्ट करेगी, जिसमें 500 जो है वो सरकार ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूनिट बनाएगी कि ये स्क्रैप करने लायक भी है या इसको आप ठीक करवा के चला सकते हो, ये एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगा। अगर वो स्क्रैप लाइक है तो इसका मतलब 60 से 70 सरकार जो है वो ऐसे स्क्रैपिंग सेंटर भी बना रही है पूरे इंडिया में। इसके ऊपर टोटल 10,000 करोड़ रुपया जो है लगाया जाएगा। दोस्तों इसका फायदा बहुत होगा, क्योंकि सरकार एक पॉलिसी लेके आई है कि अगर आप अपना व्हीकल स्क्रैप करते हो, मतलब आपका व्हीकल बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल जंग लग चुका है, स्क्रैप करते हो, तो सरकार आपको क्या देगी, एक सर्टिफिकेट देगी। अब उस सर्टिफिकेट का आप क्या करोगे, वो सर्टिफिकेट जो है वो आप दिखा सकते हो जब आप नया व्हीकल लोगे। मतलब जब आपने नया व्हीकल ले लिया, उसको परचेज करने के बाद आपने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी उसकी, क्योंकि आपने ये सर्टिफिकेट दिखा दिया है। तो लोगों को फायदा भी मिलेगा इससे कि पुराने व्हीकल को स्क्रैप करके आपने नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। देखो कितना मतलब लोगों को इसके अंदर लेके आए हैं वो कि सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बहुत ही अच्छे से स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। और टाटा मोटर्स और गुजरात गवर्नमेंट ने ये टाई अप भी कर लिया कि टाटा मोटर जो है एक व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी लगाएगा, कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। ऑलरेडी ये टाई अप हो चुका है। और सरकार ने यूनियन बजट 2021 के अंदर ये ऑलरेडी कह दिया है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो मतलब उसमें ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स जो हैं वो जो है वो स्क्रैप किए जाएंगे 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि ये सरकार जो है उसको लागू कर देगी। तो याद रखना है जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया गया है इंडिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि ट्रेड को आगे बढ़ा सकें। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, नाम क्या है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। याद रखोगे, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, ताकि इन कंट्रीज के साथ जो कि इसकी मेंबर हैं तो हम उनके साथ ट्रेड संबंध और बढ़ा सकें। क्योंकि 2014 से लेकर 18 तक आप कह सकते हो, 19 तक, कोविड-19 से पहले उस टाइम पीरियड तक इन कंट्रीज के साथ 30 बिलियन हम ट्रेड करते, $30 बिलियन हम ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब इसमें ट्रेड्स को और अच्छे से जो है वो आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में याद रखना है दोस्तों, ये 6 कंट्रीज का अफ्रीका के अंदर जो है वो एक ग्रुप बनाया गया है, जिसका कंट्रीज का नाम है, बुरुंडी है इसके अंदर, कीनिया है इसके अंदर, रवांडा है इसके अंदर, साउथ सुडान है, तंजानिया है दोस्तों, युगांडा है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो इसकी क्या है, मेंबर हैं। तो इसलिए याद रखना है। और इस कंट्री मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तंजानिया के अंदर। तो ये है दोस्तों आपके पास ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी। सिर्फ उतना ही क्वेश्चन याद रखें जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं जाम्बिया के। तो सिंपल एक स्टैटिक क्वेश्चन है, फिर से जाम्बिया कंट्री हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हकाइंड हिचिलेमा। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत भी है तो आप सिर्फ नाम को याद रखें, एच करके याद रखें या हिचिलेमा करके याद रखें। तो ये बने हैं दोस्तों जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे उनका फोटो, ताकि आपको याद रह सके थोड़ा सा। और ये 7th इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जब से जाम्बिया आज़ाद हुआ है 1964 से। ये है दोस्तों बिल्कुल बीच में जाम्बिया आपको दिख रहा है, आसपास आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो। और हिचिलेमा जो है वो यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं। हिचिलेमा का ये 6th टाइम है कि वो प्रेसिडेंसी जीते हैं जाम्बिया की। मतलब याद रखोगे 6th अटेम्प्ट है कि वो जीत सकें प्रेसिडेंसी जाम्बिया की। अदरवाइज ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है ये नेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और जाम्बिया के बारे में दोस्तों याद रख सकते हो, जाम्बिया की जो कैपिटल है वो लुसाका है, लुसाका। और इसकी जो करेंसी है वो कवाचा है। तो मतलब याद रहेगा आपको, थोड़ा सा राइम बन रहा है यहाँ पे, लुसाका कवाचा। तो किसी भी तरह से इसको याद रख लें। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जोस पेड्रो कैस्टिलो, ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन सी कंट्री के, पेरू के, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। एरियल हेनरी, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, हैती के, हैती इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और स्टेफन लॉफेन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, स्वीडन के दोस्तों, स्वीडन के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है पिक्चर से, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुहिद्दीन यासीन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो मेजोरिटी को साबित नहीं कर पाए और उन्होंने अपना रिजाइन जो है वो किसको दे दिया है, अपने सुप्रीम हेड ऑफ मलेशिया जिनका नाम क्या है, अल सुल्तान अब्दुल्ला, उनको अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और इनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है मलेशिया की हिस्ट्री में, सिर्फ 18 महीने तक ये एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो सिर्फ नाम याद रखेंगे। और मलेशिया की कैपिटल जो है वो कलालमपुर है और करेंसी जो है वो रिंगिट है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को मलेशिया के बारे में पता होगा। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु ने बजट पेश किया क्योंकि तमिलनाडु के अंदर स्टेलिन जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस जो है वो 3 रुपये कम कर दिए अपने बजट के अंदर। और खास बात है कि ये बजट जो है वो बेसिकली किसने प्रेजेंट किया है, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को तो जानकारी होगी इसके बारे में, तो पीटीआर प्लानीवेल, तो याद रखना है पीटीआर प्लानीवेल, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है लेकिन ये उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन एक खास बात रही है तमिलनाडु के बजट के अंदर कि इन्होंने पहली बार, मतलब आप कह सकते हो 100 साल की हिस्ट्री में अगर तमिलनाडु को देखोगे तो पहली बार एक्सक्लूसिव जो है वो बजट एग्रीकल्चर का अलग से दिया है। मतलब ऐसा बहुत ही कम देखा गया कि एग्रीकल्चर का बजट अलग से दिया जाए, और तमिलनाडु के अंदर पिछले 100 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर का बजट एक अलग से दिया गया हो। तो इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, एमआर के पनीर सेल्वम, उन्होंने ये बजट पेश किया। ये आप याद रख सकते हो थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर Q1, मतलब अप्रैल से लेकर जून के बीच में, कि उनके लोन और सेविंग डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट 14.46% जो है वो उनकी एडवांस जो है वो बढ़े हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है उनके एडवांस चले गए हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है यहाँ पे। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने दुबई ऑफिस को बंद कर रही है क्योंकि उनको रिन्यूअल लाइसेंस नहीं मिला और वो अपना सेंटर गिफ्ट सिटी इंडिया में जो है वो शिफ्ट कर रही है। दोस्तों याद रखना है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक ही कंपनी है डोमेस्टिक री इंश्योरेंस मार्केट के अंदर, वो दुबई ऑफिस बंद कर रही है क्योंकि दुबई अथॉरिटी ने उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। अब वो शिफ्ट हो रहे हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर, जो कि आप कह सकते हो ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इंडिया के अंदर। और जीआईसी मतलब दुबई ब्रांचेस को बंद कर देगी। और जीआईसी के बारे में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। इसको 1972 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दावेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस किसका, करनाल नगरी सहकारी बैंक, जो कि कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। सिर्फ इतना याद रखें कि कहां का है, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एनसीपीसीआर, इसको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया माइनॉरिटी स्कूल्स ऑफ इंडिया और रिकमेंड किया कि माइनॉरिटी को राइट टू एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर लें। देखो यार, इसमें दो चीजें हैं, एक आर्टिकल आपके पास 15(5) है और एक आर्टिकल 21A है। एक है राइट टू एजुकेशन जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 2009 में और इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ऐसे 15(5) को 93rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 2006 के अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ था कि स्टेट जो है वो कोई भी पॉलिसी बना सकती है रिजर्वेशन देने के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, चाहे वो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलेंगी क्योंकि माइनॉरिटीज को एक अलग से राइट है कि वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं। लेकिन अब इस कमीशन ने कहा है कि इनको भी जो है वो ऐड किया जाए इसके अंदर, मतलब राइट टू एजुकेशन के अंदर इसको भी ऐड किया जाए। और आपने याद रखना है, ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और दोस्तों ये 2007 में बनाया गया था 2005 के एक्ट के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो चेयरपर्सन है प्रियांक कनगो। नेक्स्ट है इंडिया चेयर्स ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021, जो कि संजय अग्रवाल ने जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर की एक मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और दोस्तों याद रखना है कि 2021 की चेयरमैनशिप किसके पास है, इंडिया के पास है। और इंडिया जो है वो 15 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है इसके, और इसका थीम भी है ब्रिक्स @15, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना को 7 साल जो है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने का मतलब है कि ये स्कीम जो है वो 2014 में लॉन्च की थी जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये स्कीम को 28 अगस्त को जो है वो लॉन्च किया गया था। और दोस्तों 7th एनिवर्सरी है क्योंकि 15 अगस्त के दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और अभी तक का जो सरकार का डाटा है वो कहता है कि 42.89 करोड़ बेनिफिशियरीज जो हैं वो जिन्होंने अकाउंट खोला है। इसके अंदर दोस्तों मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता था, आपने 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक के साथ जुड़ सकें।
नेक्स्ट आते हैं 15 और 16 अगस्त का क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर था कि कौन है जो मतलब इस ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का 2003 का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये लॉन्च किसने किया था, ये उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया था इसको। और इसका मेन जो काम था वो था कि बजट को जो है वो हमने बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो आगे बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट रखना है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को, जितने भी डेट है, जितना भी हमने लोन लिया उसको कम करना है, आरबीआई से बोरिंग्स को कम करना है, ना हो सके तो सरकार जो है वो ना करे आरबीआई से बोरिंग्स, पैसा ना ले। इससे क्या होगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो इनकम है और जो खर्चा है उसके बीच का बैलेंस है जो माइनस में हमारा आता है, तो उसको हमने कम करना है, मतलब बोरिंग्स हमने कम से कम करनी है। तो आंसर क्या होगा इसका, एलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि चिट फंड्स, जो चिट फंड्स होते हैं, आपने पहले तो ये बताना है चिट फंड्स होते क्या है, ये कौन रेगुलेट करता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपने इसके साथ ही बताना है। तो दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, चिट फंड क्या होते हैं और कौन इसको रेगुलेट करता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आ जाना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। और आपकी जो 13 तारीख की, 14 की और 15 और 16 की जो वीडियोस, 15 और 16 की इकट्ठी आएगी क्योंकि संडे और मंडे की है ये, और 13 और 14 की आपको सुबह ही मिल जाएंगी वीडियोस, 100% मिल जाएंगी। और आपने यार लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही साथ इस बेल बटन को प्रेस कर दें, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से जो है वो सपोर्ट करते रहें, और दोस्तों खुश रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हमेशा इस स्माइली की तरह खुश रहें, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।